Hello students, beta let's start our next unit that is work energy and power। देखिए वर्क क्या होता है बेटा जी। मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगी हुई है हमारी, ये इधर ये एक फोर्स लग रही है। और ये जो फोर्स है जब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन से मान लीजिए डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्टेंस, डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल कितना है, थीटा। ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होने के बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस फोर्स ने क्या किया है बेटा, वर्क किया है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है और वो फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है तो हम बोलेंगे कि उस फोर्स ने क्या किया है बेटा, वर्क किया है। ठीक है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स ये जो हमारे पास होता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर, इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी हमारा क्या रहेगा, स्मॉल। तो डी डब्ल्यू से मैंने डिनोट कर दिया है किसको, वर्क डन को। और वर्क डन जो होता है वो बेटा मेरे पास होता है जो फोर्स होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका डॉट प्रोडक्ट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होती है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा क्या, वर्क डन होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये स्मॉल वर्क डन हमारे पास कितना हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू डी आर और इंटू में कोस ऑफ थीटा। सर देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कोस ऑफ थीटा, और यही मैंने खोल दिया है एफ मल्टीप्लाई बाय डी आर मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया है यहाँ से बेटा जी, ये आ गया है फोर्स का फॉर्मूला एफ इंटू डी आर इंटू में कोस ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई भी किसी भी फोर्स का इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, मान लीजिए ये तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा, अगर हमें टोटल वर्क डन जब भी कैलकुलेट करना हो तो स्मॉल वर्क डन का क्या करेंगे बेटा जी, इंटीग्रेट करेंगे एफ डी आर कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर बेटा जी मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है, अगर हमारी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, तो जो ये टोटल वर्क डन है ये कितना आ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, कोस थीटा कांस्टेंट है और डी आर का इंटीग्रेशन, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर इंटू कोस ऑफ थीटा। ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर वर्क डन का फॉर्मूला कब लगाएंगे, इफ़ फोर्स जो है वो हमारी कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। अगर हमारी फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एफ आर इंटू में कोस ऑफ थीटा। बेटा जी यहाँ से आप देखो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, एक स्केलर आता है। तो बेटा जी यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि वर्क जो है वो क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, अगर मेरे को यहाँ से इसकी एसआई यूनिट पता करनी हो, एसआई यूनिट क्या होती है किसकी, वर्क की। देखिए फोर्स जो होता है वो न्यूटन में होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस में होता है, मीटर में। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, जिसको हम बोलते हैं जूल। यानी कि इसकी इसकी वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारे पास जूल होती है। अगली बात बेटा जी, अभी आपने निकाला वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला कितना आया है, एफ आर कोस ऑफ थीटा। जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला कितना आया है बेटे, एफ आर कोस ऑफ थीटा, ये आया है। तो यहाँ से हमारे पास बेटा जी तीन केस बनते हैं। यहाँ से केस नंबर वन बनता है क्या, अगर हमारा थीटा है वो लेस देन 90 है, अगर हमारे पास थीटा क्या है, लेस देन 90 है, तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव आती है। दिस इम्प्लाइज यानी कि जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा बेटा जी, पॉजिटिव। तो यानी वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा कब, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 से कम है। केस नंबर टू है बेटा जी, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 है, 180 तक है,
अगर हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री तक है तो उस केस में बेटा जी कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये सबको नेगेटिव कर देगा, तो वर्क डन कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। केस नंबर 3 है, वो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके ऊपर फोर्स लग रही है इधर और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है जी, यानी कि थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, तो बेटा कोस 90 कितना होता है 0, इसका मतलब वर्क डन कैसा आया हमारा 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन जो होता है वो बेटा मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है जी। तो वर्क डन में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और साथ में क्या हो सकता है बेटा जी, 0 हो सकता है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब हमारी फोर्स कैसी होगी, कांस्टेंट, अदरवाइज ये इसका 100% फॉर्मूला ट्रू है, आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या फोर्स कांस्टेंट ना हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैसे क्वांटिटी है, स्केलर है और उसकी यूनिट क्या है बेटा जी, जूल है। बेटा जी नेक्स्ट आता है जो उसके बाद आती है हमारे पास एनर्जी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी एनर्जी यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास एनर्जी है, हम बात कर रहे हैं किसकी वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके रेस्ट की वजह से और उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी बेटा जी हमारे पास दो तरह की होती है, एक जो होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरे तरह की एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को। चलिए जी सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। बेटा जी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम के से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू its motion is called due to its motion is called kinetic energy, is called kinetic energy। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको ही क्या कहते हैं हम भाई, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा जी, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मास है m, अगर m कोई मास है हमारे पास और उस मास जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई मास है m वो अगर हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उस काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस ऑब्जेक्ट के पास, वो है हाफ एम वी का स्क्वायर। जी हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे हाफ एम वी स्क्वायर। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप सब लोगों को पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला कितना होता है भाई, एम वी होता है। तो देखो अगर हम इस केस में यहाँ से m से मल्टीप्लाई करें, m से डिवाइड करें तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे बचेगा m। एम वी तो होता है p, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 1/2, ऊपर आया पी स्क्वायर और नीचे आया क्या भाई m। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पर जो है वो है रिलेशन है किस किस के बीच में, यहाँ पर रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, ये रिलेशन आता है। बेटा जी काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है, इसकी भी एसआई यूनिट होती है, वो भी बेटा जूल होती है। एसआई यूनिट जो होती है वो भी क्या होती है इसकी, ये जूल होती है, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं और लिखते हैं ये जूल। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2, अब जो दूसरी एनर्जी है वो है हमारे पास कौन सी एनर्जी है बेटा जी, पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन की वजह से, यानी कि जब वो कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन की वजह से कितनी एनर्जी है उसके पास, वही कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो सर कहेंगे कि एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू its position is called पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको ही हम क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी वो है,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा जी, जूल होती है। उसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। अब तक जैसे पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम क्या, कि हमारे पास एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बेटा एक और बात बताना चाहूँगा, पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाली जाती है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास ग्राउंड है, और ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर हमारे पास क्या है, ये एच हाइट के ऊपर हमारे पास एक मास है। तो अगर हम इन दो पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि U2 माइनस U1, ये हमारे पास कितना आता है, ये आता है mgh, यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, वो है mgh। देखो अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, जो भी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अगर हमने ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो U1 क्या हो गया, जीरो, यानी कि U2 पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, mgh। यहाँ पर अगर जीरो है तो एच हाइट के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा, mgh, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो दो तरह की एनर्जी होती है मेरे पास, कौन कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। थैंक यू।